एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। और इस वीडियो में इस जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेड है। हर बार एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन रिपीट होके आ ही रहा है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और ये भी देख लीजिए कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है, ताकि आप इस टॉपिक को ना एनसीईआरटी में से पूरे अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली उसको कर पाओ। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, या कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, जो लोथल है ना, वहाँ पे अग्निकुंड मिला था और ऐसा सब लोग ने अज्यूम किया, जो भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे अगर अग्निकुंड मिला है तो हो सकता है कि यहाँ पे लोग यज्ञ करते होंगे। और जो कालीबंगा है ना, तो वहाँ पर ना खेत में मतलब खेत मिले हैं, जुते हुए खेत, ठीक है, जिसे जोता गया है। तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि हो सकता है यहाँ के जो लोग हैं ना ये फसलें उगाते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, ठीक है। तो फिर दोनों ही इसके जो आंसर है ना वो सही है। तो ए एंड बी दोनों सत्य है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 32 वाला। इसमें आपको करना है मैथ द फॉलोइंग, ठीक है। जहाँ पे जो आपको प्लेस का नाम दिया है ना वो कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। तो देखिए, भीमबेटका जो है ना ये पढ़ा हुआ है, 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। भीमबेटका है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो राजागृह है ये है आपका बिहार में। अब आप देख लीजिए, अगर आपको दो भी आंसर पता है ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ओके, तो ये देख लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट का आंसर फोर्थ किस में दिया है। फर्स्ट का आंसर फोर्थ दिया है इसमें भी एंड इसमें भी, राइट। और बी का आंसर थर्ड इसमें भी दिया है, थर्ड इसमें भी दिया है। बहुत ही डिफ़िकल्ट। चलिए देखते हैं कि सी का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इनाम गाम जो है ये है, इसका आएगा महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी आएगा कर्नाटका। तो सी का आएगा फर्स्ट, सी का आएगा फर्स्ट, मतलब कि ये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका सही है, ठीक है। तो अगर मैथ द फॉलोइंग जहाँ पर भी आपको मैथ द फॉलोइंग दिखे ना तो आप उसको ना अच्छे से याद ही कर लो, क्योंकि ना ये घुमा फिरा कर भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने PYQ सॉल्व किया था इसमें आया हुआ था। ओके, बट जैसे कि देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दिया है तो उसमें वो क्या करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा या बोलेगा कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ताकि घुमा फिरा के भी अगर आए तो आप इजीली कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 वाला। और ये क्वेश्चन जो ये है कि जो अल इदरिसी है ना, तो अल इदरिसी के द्वारा उनका जो मानचित्र है, उन्होंने ना एक मैप बनाया था अल इदरिसी ने, और उनके मैप के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये 7th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 1 का ही क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री का है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो जो अल इदरिसी है ना वो फारसी थे, भूगोलवेत्ता थे, या फिर जगहों के नाम उन्होंने अरबी में चिन्हित है, या फिर श्रीलंका जो है ना ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर। ये तो पूर्ण रूप से सही है, ठीक है। जो सी वाला आंसर है ना वो पूरी तरीके से सही है, और जगहों के नाम उन्होंने अरबी में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। और वो एक फ़ारसी जो क्या बोलते हैं भूगोलवेत्ता नहीं थे, ठीक है, नहीं थे वो, यहाँ पे लिखा है थे, तो ये गलत है। मतलब बी और सी जो है ना ये सही है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट। अब चलिए देखते हैं 34 वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पहले भी ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी शासक लोग थे ना उन्होंने मंदिर और मस्जिदों का निर्माण क्यों करवाया? भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, या फिर शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करने के लिए, या फिर पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए और उनका समर्थन पाने के लिए। तो क्यों करते थे
कि उनके मतलब भगवान के प्रति क्या थी, घनिष्ठता दिखाने के लिए भी, और उनके पास बहुत सारा शक्ति है, बहुत सारा वैभव है, उस प्रदर्शन के लिए भी वो मंदिर और मस्जिद का निर्माण करवाते थे। तो ए और बी जो है मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 वाला। 35 जो है, आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए कथनों ए और बी पे विचार करना है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश लोग थे ना तो आदिवासियों के साथ क्या क्या हुआ वो बताना है। तो ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया। आदिवासी मुखियाओं को गांवों के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियाँ भी बनी रही। ओके, तो ये जो है 35 वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिर्फ सही है। ओके, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है ना उन्होंने आदिवासियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो लोग जंगल में रहते थे तो जंगल से उनके को निकाल दिया गया था। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी जो है और उनके कार्यों पे बहुत बदलाव हुआ। ठीक है, और कोई भी ज़मीन का अधिकार उनको नहीं मिला था, तो ये गलत है। सिर्फ ए जो है वो सही है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाला जो कि मुग़लों के बारे में है। और ये भी क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है कि जो मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। ओके, और उत्तराधिकार में वे शहीदायत की प्रथा को अपनाते थे। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, जो मुग़ल थे ना वो ज्येष्ठाधिकार के नियम को विश्वास नहीं करते थे। ये 7th की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सही बात है। ये लोग ना किसी भी ज्येष्ठ पुत्र को सब कुछ नहीं देते थे, वो सबको सब कुछ बांट दिया करते थे। ओके, अगर 4 बेटा है तो 4 बेटा को एक एक राज्य वो दे दिया करते थे। और जो उत्तराधिकारी में शहदायत की प्रथा को अपनाते थे, मतलब कि जो भी जितने बच्चे हैं सबको वो क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी को बांटेंगे। तो दोनों ही सही है। ठीक है, ए और आर जो है दोनों ही सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या की है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वापस से यहाँ पे सही हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वाला। भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जब औपनिवेशिक काल था हमारे भारत में तब जनजातियों के विषय में आपको बताना है कि कौन सी बातें सही है। तो ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अलग अलग जनजातियों को अलग अलग तरीक़े से परेशान किया है, तो उनका जीवन में तो बहुत परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है। ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्र का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था, या जनजाति जो मुखिया अपनी पारंपरिक भूमि नहीं निभा पा रहे थे। तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स राज में कोई भी जो जनजातीय लोग थे ना वो जनजातियों के मुखियों द्वारा प्रबंधन नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अगर जो मुखिया भी है ना तो वो भी क्या रहेगा, अब एक गुलाम बनकर रह जाएगा ब्रिटिश लोगों का। तो सिर्फ इसमें भी एक ही सही है, क्योंकि जितने भी जनजातीय मुखिया थे ना वो अपनी जो पारंपरिक भूमिका है उसको नहीं निभा पा रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सी सही है ना। सो केवल सही सी सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला। 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों दक्षिण भारत में से ज़्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए थे। ओके, और ये जो सिपाही थे ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ए और आर जो है ना वो दोनों ही गलत है। 1857 के बाद भाई जो ब्रिटिशर्स है वो क्यों किसी को लेंगे, हमारे सिखों को, पठानों को, दक्षिण भारत में से जितने भी लोग थे उनको क्यों लेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डरे हुए थे। ओके, तो अगर उनको ले लेते तो फिर और ज़्यादा बगावत हो जाती, वो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते, राइट। तो अधिक सिपाहियों को नहीं लिए गए थे और कोई बगावत भी नहीं की गई थी। तो ए और आर जो है दोनों गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं 39 वाला। इस तरह की चित्र शैली में
भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। ओके, तो मतलब कि हमारे जो भारत देश है ना, उसमें मतलब जो चित्र शैली है वो उतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ओके, तो हमारे अनूठे भूप्रदेश को चित्रित किया जाता था। तो बताना है कि ये कौन सी तरीका था। ओके, तो ये जो तरीका था वो था चित्रोपम। क्या था? चित्रोपम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला। 40 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो परमहंस मंडली का जो गठन हुआ था डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। किस चीज़ के लिए मंडली का गठन हुआ था? सती प्रथा को रोकने के लिए, जाति के लिए, बाल विवाह के लिए, या फिर प्रतिष्ठा के लिए, हत्या। ठीक है, तो जो परमहंस की जो मंडली थी ना, उनका जो उन्मूलन हुआ था, ओके, ये वो जाति के लिए हुआ था। ओके, क्योंकि जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो जाति सिस्टम को ख़त्म करने के लिए परमहंस मंडली का गठन हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। तो श्री नारायण गुरु के द्वारा समानता का जो मांग का आधार था वो किस चीज़ को बनाया गया था? उनकी जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करने के लिए। यह विश्वास कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिम शिक्षा तथा उसका प्रावधान करने का। तो देखिए, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति में समानता का मांग का आधार था। क्या मांग? अगर समानता लाना है आप लोगों को जाति के अंदर, तो किस चीज़ की डिमांड रहेगी कि भाई जितनी भी मानव जाति है वो सारी एक जाति से ही संबंधित है। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम क्या ला सकते हैं? समानता को ला सकते हैं। तो केवल बी जो है ना वो सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 वाला। 42 का जो क्वेश्चन है वो है, स्थायी बंदोबस्त में जिम्मेदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था। लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह ज़मींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ओके, तो 42 का आंसर क्या आएगा? ए सही है या बी गलत, आर गलत है? क्या है 42 का आंसर? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए। ओके, सो इसमें ए एंड आर जो है ना दोनों ही सही है। ओके, एंड जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो जो स्थायी हमारा जो बंदोबस्त में ज़मींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोनों ही सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट 43 वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ गया है 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री। यदि आप एक नरमपंथी नेता हो, नरमपंथी हो मतलब आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो, एकदम अच्छे नेता हो, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आप अपनाते? ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों ने इतना कुछ किया हमारे साथ, तो उनके विरुद्ध आप कौन सा तरीका अपनाते? अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते, या फिर ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करते, या फिर जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। तो आप क्या करते? देखिए, हम क्या करते हैं कि हम लोगों को जागरूकता फैलाते कि भाई ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। ओके, और इसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? प्रतिनिधि को भेजते हैं ताकि वो लोगों तक जागरूकता को फैला पाए। तो ए और सी जो है सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वाला। और 44 वाला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की थी? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या पोरबंदर में? तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो कि सबकी जो अस्थियां है मोस्टली इलाहाबाद में ही बहती है, तो इनकी भी वहीं बहलाई गई होगी। बट आप लोग पोरबंदर भी लगा के आ सकते थे, राइट? बट इसका आंसर इलाहाबाद है, याद रखिएगा।
चलो देखते हैं 45 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आप अपने आप को चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपको आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं, और कमेंट में भेजते रहिएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है? जुड़वा ग्रह जो कि सेम टू सेम पृथ्वी की तरह ही दिखता है, बस एक कमी है कि उसमें लोग नहीं रह सकते। तो ये है हमारा शुक्र, जिसको हम बोलते हैं वीनस। वीनस जो है वो टोटली अर्थ की तरह दिखता है, उसको अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी नदी जो है ना वो अलग है। तो मैं अगर यहाँ पे इंडिया का मैप बताऊँ तो यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी एंड महानदी। ठीक है, तापी को छोड़कर सारी जो नदियाँ हैं ना वो साउथ इंडिया में है। कृष्णा भी इस तरफ है, कावेरी भी इस तरफ है, गोदावरी भी कुछ इस यहीं पे कहीं है। ठीक है, अब महानदी भी यहीं पे है वेस्ट बंगाल की तरफ, उड़ीसा में। ठीक है, तो बच गया हमारा तापी। तापी ऐसा सेंटर में है तो वो साउथ इंडिया में नहीं है। ओके, और ये इसका एक और है कि जो तापी है वो अरेबियन सी में फ़्लो हो जाती है। बाकी जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और जो महानदी है वो बे ऑफ बंगाल में फ़्लो होती है। तो इसलिए भी तापी नदी जो है वो क्या है, अलग है। तो हमें अलग ढूंढना था, तो तापी नदी जो है वो बाकी नदियों से अलग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, नदियों के बारे में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला। वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है। ओके, आपने ये वाला ड्राइंग तो देखा ही होगा, 6th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 2 में दिया हुआ है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। हम लोग ईस्ट में पढ़ते हैं, मीन्स इंडिया जो है वो ईस्ट में है। ठीक है, इस तरफ है इंडिया हमारा, और 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट, आप लोग को पता ही होगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है हमारा इंडिया। तो ये बोल रहा है वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। बिल्कुल गलत, हम ईस्ट वाले जो होते हैं ना वो आगे होते हैं, उल्टा जो वेस्ट वाले होते हैं ना वो हमसे 12 घंटा पीछे होते हैं, हम लोग 12 घंटा आगे होते हैं। और जो स्थान पूर्व में है वो उसका समय पीछे होता है। तो ये गलत, वेस्ट वाले तो आगे होते हैं, तो ये तो खुद ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो ये सही है। ठीक है, मीन्स ए गलत है एंड बी सही है। तो चलिए देखते हैं ए गलत है और बी सही कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। चलिए देखते हैं 48 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 48 वाला बता रहा है कि जो कन्याकुमारी में वापस से इंडिया ड्रॉ कर लिया जाए, तो ये हमारा इंडिया है। सिर्फ समझने के लिए ही मैं इसे इंडिया को ड्रॉ करती हूँ। तो कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है। अब कन्याकुमारी एकदम पॉइंट पे है, इधर पॉइंट पे। ठीक है, तो कन्याकुमारी में जो दिन और रात हो रहा है ना उसका एहसास ज़्यादा नहीं होता है। ओके, इसका जो अंतर है ना मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। ठीक है, कश्मीर में दिन का असर और रात का असर ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि दिन में तो ठंडी होती है बट रात में और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सही है। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, बट कश्मीर में ऐसा नहीं है। ओके, देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तरी की ओर जाए तो बिल्कुल भी गलत। हम ऐसा नहीं कि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो हमारे दिन और रात को प्रभावित करेगा, राइट। तो जो ए है वो सही है, बी जो है ना वो गलत है। तो 48 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए जो है वो सही है एंड आर जो है वो गलत है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि जो ABC दिया है ना ये हम किसके बारे में बखान कर रहे हैं, किसकी बखान कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि इसकी ऊपरी को जो भाग होता है वो मेज की तरफ सपाट होता है, इसके जो किनारे होते हैं ना वो ढाल की तरह खड़े होते हैं, इसमें खनिज की प्रचुरता होती है। ये कौन है भाई, ये पर्वत दिख रहा है कि आप लोगों को,
नहीं, ये तो हमें पठार दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पठार मतलब कि प्लेटू। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 50 वाला। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ओके, तो जो शीतोष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं वो मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल गलत। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, सदाबहार वन, वो होते हैं मानसूनी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हमें तो सही वाला ढूंढना है ना। तो भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये एकदम सही है। जैसे कि बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम का ट्री, ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड और आबूनुस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, नहीं। उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए 49 का 50 क्वेश्चन है, फिर 50 वाला। तो 50 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 50 का जो आंसर है ये एकदम सही जो है वो है आपका ये वाला। भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन पाए जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं 51 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जो 51 वाला क्वेश्चन है ना, वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में, मतलब कि मेडिटेरियन सी के बारे में। तो भूमध्य सागर के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ओके, तो मैं तो पता है आपको एक राय दूंगी, अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो ना, अगर आप 1 घंटा कम सो और आप ज्योग्राफी को पढ़ लो ना एक बार, आपके लिए इतना ज़्यादा लाभदायक होगा ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैं जितने ही पेपर सॉल्व करती हूँ ना, तो मुझे ज्योग्राफी का पोर्शन इतना अच्छा लगता है क्योंकि सारे आंसर्स मुझे पता होते हैं, लिटरली बता रही हूँ। और हिस्ट्री के भी मैंने 6 और 7 के जो चैप्टर्स है वो पढ़ के मैंने ख़त्म किया हुआ है चैप्टर्स, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 8th की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए कोई कोई क्वेश्चन से मुझे डाउट हो जाता है। ओके, बाकी मैं सारे आंसर्स अपने आप से ही बताती हूँ। निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? तो मेरी यही आप लोग मेरी राय रहेगी कि एक बार ज़रूर किताब पढ़ें NCERT की। तो कौन सा कथन सही है? यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, अंगूर, सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन्य जीवन कम है। तो देखिए बी और सी जो है ना, इसके बारे में एकदम सही है। इसमें अफ्रीका, एशिया के अलावा भी और भी कंट्रीज़ है, इसलिए गलत है। ठीक है, और ये जो भूमध्य सागरीय वाले लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया है, सिट्रस वाले मतलब खट्टा फल को उगाना उन्होंने स्टार्ट किया है, जंगलों को काट काट के, इसलिए यहाँ पे वन्य जीवन भी कम है। ठीक है, तो बी और सी जो है सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही आंसर है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड? ये सीजनल विंड वाला क्वेश्चन भी 50 बार आ चुका है। वेरी IMP टॉपिक है ये। ओके, तो देखिए निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवनें कौन सी है? व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें या मानसूनी पवन है? तो जो मानसूनी पवनें हैं ना, वही हमारी सीजनल पवनें हैं, मतलब कि मौसमी पवनें हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला। आप लोग अपने आप को चेक तो कर रहे हो ना? भाटा के संदर्भ में, भाटा मतलब कि हाई टाइड। ओके, तो हाई टाइड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। और ये जो हाई टाइड है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पेपर में ये आ ही रहा है। ओके, तो जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब उच्च ज्वार आते हैं, सही है। जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्न स्तर ज्वार भाटा होता है, ये भी सही है। उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्यों कहेंगे उच्च ज्वार को लघु? ठीक है, नहीं, लघु मतलब छोटा होता है ना, तो ये गलत हो गया, मतलब A एंड B दोनों सही है। A एंड B दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है इसके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 वाला। परंपरागत तरीके से घने जंगलों में, गर्मी और ठंडे रेगिस्तान में
आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि, व ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश बनाते हैं। अगर ऐसी एरियाज़ है जहाँ पर कैसा सेटलमेंट है, अगर ट्रेडिशनली टू प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसमेंस इन डीप फॉरेस्ट, पीपल इज़ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट लिव्ड इन। कैसे रहेंगे ये लोग? एकदम इनकी जो बस्तियाँ रहेंगी, स्थायी बस्तियाँ रहेंगी, अस्थायी बस्तियाँ रहेंगी, या फिर अर्ध स्थायी बस्तियाँ, या फिर न स्थायी बस्तियाँ और न अस्थायी बस्तियाँ। तो देखिए, जब इन लोगों को ना ऐसे प्लेस पे रहना पड़ता है जहाँ पे घने जंगल है, तो जंगल ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगे, राइट। तो उनको वापस से खाने की तलाश में दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो घर उनका तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो अस्थायी बस्तियाँ, बहुत ज़्यादा ठंडे रेगिस्तान है, तो वहाँ पे लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, तो भी उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो वो लोग कैसे बस्तियाँ बनाती है? अस्थायी बस्तियाँ, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला। दिन में से कौन सा कारक जो है प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है? कार्य हेतु बेहतर अवसर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखिए, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कौन सा ऐसा कारक है जो पुश फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है। मतलब लोग जो है एक प्लेस से छोड़कर दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, तो इसका बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग वाला फैक्टर क्या है? किस कारक की वजह से लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं? कार्य हेतु बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए, या फिर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, या स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं हैं उनके यहाँ पे इसीलिए वो लोग जा रहे हैं, या फिर अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं हैं और पढ़ने के लिए भी कुछ साधन नहीं है, जिसके वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है। तो सी और डी जो है ना वो सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है। तो क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य की फैसिलिटी नहीं है और पढ़ाई की फैसिलिटी भी नहीं है, इसलिए वो लोग अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप इन पॉपुलेशन? तो हमारे इंडिया में कौन से एज ग्रुप के जो लोग हैं ना वो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं? ठीक है, वर्किंग एज मतलब कि काम कर रहे हैं वो अपने जीवन में। तो 15 से लेकर जो 65 साल तक के जो लोग हैं ना, बच्चे से लेकर बूढ़े, मतलब 15 से लेकर 65 साल तक के बीच के जो आयु वाले जो ग्रुप है ना, वो क्या कर रही हैं, किस में आ चुके हैं वो लोग? कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा कार्यशील आयु समूह में 15 से लेकर 65 साल तक के लोग के बीच लोग हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 30 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं है। ओके, तो जिसकी वजह से फिर मेरा जो भी वॉच टाइम है वो कम होने लग जाता है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियोस थोड़े कम ही बनाऊँ, शॉर्ट ही बनाऊँ, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी ना हो। ठीक है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है। चलो, तो इसी बात पे अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो गेहूं के फसल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, इसे विघ्न काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है, इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। यस, भारत में तो इसे ठंडी के मौसम में उगाया जाता है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक की इसकी खेती रहती है और उसे मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है और थोड़ी बहुत वर्षा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी तो चाहिए होगा ना। तो बी और डी जो है ना वो सही है। तो देखते हैं बी एंड डी, मतलब कि ये जो 4th वाला ऑप्शन है ना ये सही है हमारे गेहूं के बारे में। ओके, चलो देखते हैं 58 वाला क्वेश्चन, फिर 59, फिर 60। ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मुझे बताना कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है,
विविधता में एकता है। तो इसमें आपको कपड़े के बारे में बताना है और ये विविधता में एकता आपका 1 मार्क्स ले डूबेगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पूछा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मेखलाड़ सादोर पहनती हैं। मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो फनेक पहनती हैं। गुजरात की जो महिलाएं हैं वो फेरन पहनती है। कश्मीर की जो महिलाएं हैं लंगावोनी पहनती हैं। तो सबसे सही आंसर क्या है? मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो फनेक पहनती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 वाला। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स प्रिजुडाइज। ओके, किसी किसी की सोच जो होती है ना प्रिजुडाइज होती है, पुराने ख्यालों के होते हैं। तो प्रिजुडाइज का क्या मतलब आएगा? इसमें से कौन सा सही एग्जाम्पल बैठता है? 50% से अधिक भारतीय लोग गांव में रहते हैं। शहरी जीवन जो है वो खर्चीला है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन में खर्च होता है। कटाई के दिनों में गांव के जो लोग हैं ना 12 to 14 घंटे खेतों में ही काम करते हैं। या फिर शहर के जो लोग हैं ना उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है। तो शहर के लोग पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग कैसे होते हैं? चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रिजुडाइज सोच है। प्रिजुडाइज सोच मतलब कि जो सोच पूर्वजों से चली आ रही है, सालों साल से चली आ रही है, ठीक है, उसे कहा जाता है प्रिजुडाइज सोच। तो गांव में रहना मतलब कि ये कोई सोच नहीं है, राइट। ये एक मतलब सोच है कि भाई चालाक होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, तो गलत बात है ना। चलिए 60 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक। तो जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधानमंडल होता है, वो किस निर्णय को नहीं ले सकता, वो आपको बताना है। ओके, कौन सा निर्णय नहीं ले सकता? औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, या विधानसभा में किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। तो सही आंसर जो है भारतीय सेना में सैनिकों की जो भर्ती है ना वो हमारा विधानमंडल नहीं कर सकता। बाकी वो क्या कर सकता है? औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मियों को लगा सकता है, अध्यापिका के लिए अध्यापकों का भर्ती कर सकता है, ठीक है, बट वो सैनिकों को भर्ती नहीं कर सकता। तो ये थे आज आपके 30 क्वेश्चंस सोशल साइंस के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वापस 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।